पूना समझौता। सांप्रदायिक मसला वह कठोर चट्टान थी जिससे टकराकर भारतीय गोलमेज सम्मेलन का जहाज चूर चूर हो गया। सम्मेलन भंग हो गया क्योंकि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संप्रदायों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। भारत के अल्पसंख्यकों का आग्रह था कि स्वराज के अधीन उनकी स्थिति को सुरक्षा प्रदान की जाए और उन्हें विधानमंडलों में विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए। कांग्रेस के प्रतिनिधि के नाते श्री गांधी मुस्लिमों और सिखों के अलावा और किसी की ऐसी मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। मुसलमानों और सिखों के मामले में भी ना तो सीटों की संख्या के बारे में और न ही निर्वाचन क्षेत्रों के स्वरूप के बारे में कोई समझौता हो सका। पूर्ण गतिरोध हो गया था। चूंकि समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी, अतः आशा की किरण मध्यस्थता में दिखाई दी। मेरे सिवाय इसके लिए हर कोई तैयार था और मसले के निपटारे का भार प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड पर छोड़ दिया गया। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि सांप्रदायिक मसले के किसी हल के बारे में सहमत नहीं हो सके तो श्री गांधी के अनुयायियों ने कहा कि उन प्रतिनिधियों से इससे बेहतर कोई आशा नहीं की जा सकती थी। यह कहा गया कि प्रतिनिधि न तो प्रतिनिधि थे और न ही किसी के प्रति उत्तरदायी थे। वे जानबूझकर फूट डाल रहे थे। वे तो अंग्रेजों के हाथ में खेल रहे थे। वे तो अंग्रेजों की कठपुतलियाँ थे और उन्हीं के मनोनीत व्यक्ति थे। दुनिया के सामने ढोल पीटा गया कि वह श्री गांधी के आगमन की प्रतीक्षा करें और वायदा किया गया कि अपनी राजनीतिक सूझबूझ के बल पर श्री गांधी इस विवाद का निपटारा कर सकेंगे। अतः श्री गांधी के मित्रों के लिए यह बड़े शर्म की बात थी कि गांधी ने अपने दिवालियेपन को स्वीकार किया और प्रधानमंत्री से किए गए मध्यस्थता के अनुरोध पर वह भी शामिल हो गए। लेकिन यदि सम्मेलन विफल हो गया तो इसका पूरा दोष श्री गांधी का है। सम्मेलन में ऐसे संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था जो भारत के विविध प्रकार के हितों में समन्वय स्थापित कर सके। ऐसे सम्मेलन के लिए श्री गांधी से अधिक अनुभवहीन और अकुशल व्यक्ति नहीं भेजा जा सकता था। संवैधानिक विधि अथवा वित्त के बारे में श्री गांधी का ज्ञान शून्य के बराबर था। वह बौद्धिक योग्यता में विश्वास नहीं रखते थे। वस्तुतः उनके प्रति उनमें असीम घृणा है, अतः अनेक कठिनाइयों के समाधान के प्रति उनका योगदान शून्य के बराबर है। वह व्यवहार कुशल नहीं थे। उन्होंने तो प्रायः सभी प्रतिनिधियों को नाराज कर दिया। उनसे वह बार बार यही कहते थे कि वे तो नगण्य व्यक्ति थे, लेकिन वही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और अपेक्षाओं की कसौटी पर खरे उतर सकते थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधि सांप्रदायिक मसलों के किसी हल के बारे में सहमत नहीं हो सके थे, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि वे सहमति के लिए अति निकट पहुंच गए थे। जब वे अलग हुए तो उन्होंने सहमति की आशा नहीं छोड़ी थी, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समापन पर श्री गांधी ने इतना मनमुटाव पैदा कर दिया था कि आपसी सुलह का कोई मौका नहीं रह गया था। अब मध्यस्थता के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। सांप्रदायिक मसले पर प्रधानमंत्री के निर्णय की घोषणा 17 अगस्त 1932 को की गई। जहाँ तक कि निर्णय की शर्तों का संबंध अस्पृश्यों से है, वे इस प्रकार हैं। महामहिम की सरकार 1932 द्वारा लिया गया सांप्रदायिक निर्णय। विगत 1 दिसंबर को गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सत्र के समापन पर महामहिम की सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया और उसके तुरंत पश्चात संसद के दोनों सदनों ने उनका अनुमोदन किया। उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन सांप्रदायिक मसलों को हल करने के लिए सम्मेलन विफल रहा है, यदि उनके बारे में प्रधानमंत्री के संप्रदाय सभी पक्षों को स्वीकार कोई समझौता न कर सकें तो महामहिम की सरकार को इस बारे में दृढ़ संकल्प है कि उसके कारण भारत की संवैधानिक प्रगति अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए और वह स्वयं दिमाग लड़ाकर और जुगत बढ़ाकर एक अस्थायी योजना के द्वारा इस बाधा को दूर करेगी। बिंदु 2, जब महामहिम की सरकार को यह सूचना मिली कि किसी समझौते पर पहुंचने में संप्रदाय लगातार विफल रहे हैं और उनसे एक नए संविधान की संरचना संबंधी योजनाओं में प्रगति में बाधा आ रही है, तो उसने विगत 19 मार्च को कहा कि वह उत्पन्न होने वाले कठिन तथा विवादास्पद मसलों पर सावधानी से पुनर्विचार कर रही है। वह अब इस बारे में संतुष्ट हो गई है कि संविधान की संरचना में आगे प्रगति तभी हो सकती है जब संविधान के अधीन अल्पसंख्यकों की स्थिति से संबंध समस्याओं के कम से कम कुछ पहलुओं के बारे में कोई निर्णय हो जाए। बिंदु 3, तदनुसार महामहिम की सरकार ने निर्णय किया है कि वह ऐसे उपबंधों को शामिल करेगी जो यथासमय संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले भारतीय संविधान के संबंध प्रस्तावों में निम्नांकित योजना को कार्य रूप देंगे। इस योजना के क्षेत्र को जानबूझकर उन प्रबंधों तक सीमित रखा गया है जो प्रांतीय विधानमंडलों और ब्रिटिश भारत के संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के बारे में किए जाएंगे।
केंद्रीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व का विचार नीचे पैरा 20 में दिए गए कारण से स्थगित कर दिया गया है। योजना के क्षेत्र को सीमित रखने का अर्थ यह नहीं है कि वह यह अनुभव नहीं करती कि संविधान की संरचना में अल्पसंख्यकों के लिए अति महत्वपूर्ण अनेक अन्य समस्याओं का निर्णय की जरूरत पड़ेगी, अपितु उसने यह निर्णय इस आशा से किया है कि जब एक बार प्रतिनिधित्व की पद्धति और अनुपात के बुनियादी प्रश्नों के बारे में घोषणा कर दी जाएगी तो हो सकता है कि संबंधित संप्रदाय स्वयं उन अन्य सांप्रदायिक मामलों के बारे में कोई अस्थायी व्यवस्था खोज ले जिन पर वे अपेक्षित स्तर का विचार नहीं कर सके हैं। बिंदु 4, महामहिम की सरकार चाहती है कि उनकी बात को अति स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए कि वह स्वयं किसी ऐसी वार्ता में भाग नहीं लेना चाहती जो उसके निर्णय में परिवर्तन के लिए की जाए और न ही वह किसी ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए तैयार होगी जिसका लक्ष्य उसमें परिवर्तन करना हो और जिसे सभी संबंध पक्षों का समर्थन प्राप्त ना हो। लेकिन उसकी हार्दिक इच्छा है कि यदि राजी खुशी से कोई सर्वसम्मत समझौता हो सके तो उसके लिए द्वार रहे। अतः यदि नए भारत सरकार अधिनियम को कानूनी दर्जा मिलने से पूर्व उसे इस बारे में संतोष हो जाए कि संबंध संप्रदाय गवर्नरों की किसी एक या उससे अधिक प्रांतों के बारे में अथवा समूचे ब्रिटिश भारत के बारे में किसी व्यवहारिक विकल्प योजना पर आपस में सहमत हो गए हैं तो वह संसद से यह सिफारिश करने के लिए तैयार हो जाएगी कि इस समय जिन उपबंधों की रूपरेखा तैयार की गई है उसके स्थान पर वैकल्पिक योजना को रखा जाए। बिंदु 5, 6, 7 और 8 इस लेख में नहीं है। बिंदु 9, वोट की योग्यता वाले दलित वर्गों के लोग सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में वोट देंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि काफ़ी अरसे तक इस बात की संभावना नहीं है कि इन वर्गों को केवल इसी उपाय से विधानमंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा, उन्हें सारणी में दर्शाई गई संख्या के अनुसार विशेष सीटें दी जाएंगी। ये सीटें विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले चुनाव से भरी जाएंगी। इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की योग्यता पाने वाले केवल दलित वर्गों के लोग ही वोट डाल सकेंगे। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में भी वोट डालने वाले व्यक्ति को यह अधिकार भी होगा कि वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में भी वोट डाल सकेगा। उद्देश्य यह है कि इन निर्वाचन क्षेत्रों का गठन न खास क्षेत्रों में किया जाए जहां दलित वर्गों का बाहुल्य हो और मद्रास को छोड़कर अन्यत्र उनकी व्यवस्था प्रांत के समूचे क्षेत्र के लिए न की जाए। बंगाल में इस बात की संभावना दिख पड़ती है कि कुछ सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकांश मतदाता दलित वर्गों के होंगे। तदनुसार और छानबीन होने तक उस प्रांत में दलित वर्गों के विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जाने वाले सदस्यों की कोई संख्या निश्चित नहीं की गई है। उद्देश्य यह है कि दलित वर्ग बंगाल के विधानमंडल में 10 से कम सीटें प्राप्त न करे। इस बारे में अभी तक अंतिम रूप से निश्चय नहीं किया गया है कि हर प्रांत में उन लोगों की ठीक ठाक परिभाषा क्या होगी जो मतदान के योग्य हो। दलित वर्गों के बीच विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डालने के अधिकारी होंगे। सामान्यतः वह परिभाषा उन सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होगी जिनकी सिफारिश मताधिकार कमेटी की रिपोर्ट में की गई है। लेकिन उत्तरी भारत के कुछ प्रांतों में परिवर्तन की जरूरत पड़ सकती है। वहाँ अस्पृश्यों की सामान्य सीटों को लागू करने में ऐसी परिभाषा बन सकती है जो किन्हीं दृष्टियों से प्रांत की विशेष परिस्थितियों के अनुकूल ना हो। महामहिम की सरकार का विचार है कि दलित वर्गों के लिए इन विशेष निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकता सीमित समय से अधिक के लिए नहीं पड़ेगी। वह चाहती है कि निश्चय ही संविधान यह व्यवस्था करेगा कि 20 वर्षों के पश्चात वे समाप्त ही हो जाएंगे यदि उससे पूर्व उनका उन्मूलन पैरा 5 में उल्लिखित निर्वाचन संशोधन की सामान्य शक्तियों के अधीन न कर दिया जाए। जहाँ तक अन्य अल्पसंख्यक संप्रदायों का संबंध है, सांप्रदायिक निर्णय को स्वीकार कर लिया गया है और फूट तथा मनमुटाव के अप्रिय विषय को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन जहाँ तक कि अस्पृश्यों का संबंध है, वह अब भी बना हुआ है। श्री गांधी को ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया, पर भले ही श्री गांधी यरवदा जेल में हैं, वह यह नहीं भूले हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्य विशेष प्रतिनिधित्व संबंधी अस्पृश्यों की मांगों को वह पूरा नहीं होने देंगे।
उन्हें आशंका है कि ब्रिटिश सरकार अस्पृश्यों को यह अधिकार दे सकती है। वह गोलमेज सम्मेलन में दी गई उनकी इस धमकी की भी परवाह नहीं करेगी कि वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसका विरोध करेंगे। अंततः उन्होंने अतिशीघ्र अवसर मिलते ही उसी ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा जिसने उन्हें बंदी बना रखा है। श्री गांधी ने 11 मार्च 1932 को तत्कालीन भारत मंत्री सर सैमुअल होर को यह पत्र लिखा। प्रिय सर सैमुअल, शायद आपको याद होगा कि जब गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यकों की मांग प्रस्तुत की गई थी तो मैंने अपने भाषण के अंत में कहा था कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का विरोध मुझे अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी करना चाहिए। मैंने ऐसा क्षणिक आवेश में या वक्तृता झाड़ने के लिए नहीं किया था। वह एक गंभीर वक्तव्य था। उस वक्तव्य के अनुसार मैं आशा करता था कि भारत लौटने पर मैं कम से कम दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों के विरोध में जनमत तैयार करूंगा, लेकिन वैसा नहीं कर सका। समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा, मुझे लगता है कि किसी भी क्षण महामहिम की सरकार अपने निर्णय की घोषणा कर सकती है। पहले तो मैंने सोचा कि यदि देखा गया कि इस निर्णय के अनुसार दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का गठन होगा तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए वैसे कदम उठाऊंगा जिन्हें मैं उस समय जरूरी समझूं। लेकिन मेरा विचार है कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मेरा यह व्यवहार उचित नहीं होगा कि मैं पूर्व सूचना के बिना कोई कदम उठाऊं। स्वाभाविक है कि वह मेरे वक्तव्य को वह महत्व प्रदान नहीं कर सकी जो मैं प्रदान करता हूं। मैं जरूरी नहीं समझता कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों के गठन के बारे में अपनी सभी आपत्तियों को दोहराऊं। मुझे लगता है कि जैसे मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, उनका मामला औरों से नितांत भिन्न आधार वाला है। मैं विधानमंडलों के उनके प्रतिनिधित्व का विरोध नहीं करता। मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि उनके हर वयस्क को, चाहे पुरुष हो या स्त्री, शिक्षा अथवा संपत्ति की योग्यता के बिना ही वोटर के रूप में दर्ज किया जाए, भले ही औरों के लिए मताधिकार का मापदंड उनसे कठोर हो। लेकिन मेरा विचार है कि पृथक निर्वाचन मंडल उनके लिए और हिंदू धर्म के लिए हानिकारक है। विशुद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भी स्थिति हो, पृथक निर्वाचन मंडल उन्हें क्या हानि पहुंचाएंगे, उसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि तथाकथित सवर्ण हिंदुओं के बीच उनकी क्या स्थिति है और किस प्रकार वे सवर्ण हिंदुओं पर आश्रित हैं। जहाँ तक हिंदू धर्म का संबंध है, पृथक निर्वाचन मंडलों का अर्थ होगा उनका विखंडन और उनका विनाश। मेरी दृष्टि में इन वर्गों का मसला मुख्यतः नैतिक और धार्मिक है। भले ही राजनीतिक पक्ष महत्वपूर्ण है, पर नैतिक तथा धार्मिक पक्ष की तुलना में उसका महत्व फीका पड़ जाता है। इस मामले में आपको मेरी भावनाओं को समझना ही होगा और स्मरण करना होगा कि बचपन से ही इन वर्गों की दशा के प्रति मेरी रुचि रही है और उनके हित के लिए मैंने एक से अधिक बार अपना सर्वस्व दांव पर लगाया है। ऐसा कहकर मैं कोई अहंकार नहीं जता रहा हूँ, क्योंकि मेरा विचार है कि हिंदुओं ने दलित वर्गों को सदियों तक सुनियोजित अधोगति की जिस स्थिति में धकेला है, उसकी क्षतिपूर्ति वे किसी भी प्रायश्चित द्वारा नहीं कर सकते। लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस अधोगति की चक्की में वे पिसे हैं, उसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल न तो प्रायश्चित है और न ही इलाज। अतः मैं सविनय महामहिम की सरकार को सूचित करता हूँ कि यदि उनका निर्णय दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों के गठन का होगा तो निश्चय ही मैं आमरण अनशन करूँगा। मैं बड़े ही व्यथित मन से इस तथ्य के बारे में सजग हूँ कि जेल में रहते हुए मेरा ऐसा कदम निश्चय ही महामहिम की सरकार को गंभीर परेशानी में डालेगा। अनेक लोगों ने इस दृष्टि से अति अनुचित मानेंगे कि मेरा जैसी हैसियत वाला कोई व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे उपायों का सूत्रपात करे जिन्हें वे कम से कम सनक भरे तो कहेंगे ही। बचाव में मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे लिए विचारित कदम उपाय नहीं है, वह तो मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। यह तो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है और मैं उसकी अनसुनी नहीं कर सकता, भले ही उसके लिए मुझे विवेक संबंधी अपनी पूरी प्रतिष्ठा को गंवाना पड़े। अब जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, जेल से मेरी रिहाई भी अनशन के लिए मेरे वक्तव्य को कम अनिवार्य नहीं बनाएगी। लेकिन मैं आशा कर रहा हूँ कि मेरी सभी आशंकाएं पूर्णतः अनुचित हैं और ब्रिटिश सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वह दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का गठन करेगी। भारत मंत्री ने श्री गांधी को यह उत्तर दिया था। इंडिया ऑफिस, व्हाइट हॉल, 13 अप्रैल 1932।
प्रिय श्री गांधी, मैं दिनांक 11 मार्च के आपके पत्र का उत्तर दे रहा हूँ। मैं तुरंत कहता हूँ कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों के मसले पर आपकी भावना की तीव्रता को मैंने पूर्णतः अनुभव कर लिया है। मैं केवल यह कह सकता हूँ कि हम ऐसा निर्णय देना चाहते हैं जो पूर्णतः केवल मामले के गुण दोष को देखते हुए आवश्यक हो। जैसा कि आपको मालूम है, लॉर्ड लोथियन की कमेटी ने अभी अपना दौरा पूरा नहीं किया है और निश्चय ही कुछ सप्ताह बाद ही हम उससे कोई निष्कर्ष प्राप्त कर सकेंगे। जब वह रिपोर्ट हमें मिलेगी तो हमें उसकी सिफारिशों पर अति सावधानी से विचार करना होगा। हम कोई निर्णय तभी देंगे जब हम न केवल कमेटी के दृष्टिकोण पर बल्कि उन दृष्टिकोणों पर भी विचार कर लेंगे जो आपने और आपकी विचारधारा वालों ने इतने सशक्त ढंग से व्यक्त किए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यदि आप हमारी स्थिति में होते तो आप ठीक वही कदम उठाते जो हम उठाना चाहते हैं। आप कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेंगे और फिर आप उस पर पूरी तरह विचार करेंगे और किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले आप उन दृष्टिकोणों को ध्यान में रखेंगे जो विवाद के पक्ष और विपक्ष में व्यक्त किए गए हैं। इससे अधिक मैं नहीं कह सकता। वस्तुतः मैं इसकी कल्पना भी नहीं करता कि आप मुझसे इससे अधिक कहने की अपेक्षा करेंगे। यह चेतावनी देकर श्री गांधी निश्चिंत होकर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश सरकार को पंगु बनाने के लिए आमरण अनशन की उनकी दोबारा दी गई धमकी पर्याप्त होगी, पर वह विशेष प्रतिनिधित्व की अस्पृश्यों की मांग को स्वीकार नहीं करेगी। जब 17 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की शर्तों की घोषणा कर दी गई तो श्री गांधी को पता चला कि उनकी धमकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले तो उन्होंने सांप्रदायिक निर्णय की शर्तों को बदलाव का प्रयास किया। तदनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री को निम्न पत्र लिखा। यरबदा सेंट्रल जेल, 18 अगस्त 1932। प्रिय मित्र, इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता कि दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के मामले में 11 मार्च को जो पत्र मैंने सैमुअल होर को लिखा था, उन्होंने उसे आपको इस मंत्रिमंडल को दिखा दिया है। उस पत्र को इस पत्र का हिस्सा समझा जाए और उसे इसके साथ पढ़ा जाए। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के बारे में मैंने ब्रिटिश सरकार के निर्णय को पढ़ा है और मैं उसके बारे में निश्चिंत हो गया हूँ। सर सैमुअल होर को लिखे मेरे पत्र के अनुसार तथा 13 नवंबर 1931 की सेंट जेम्स पैलेस में गोलमेज सम्मेलन की अल्पसंख्यकों संबंधित समिति की बैठक में की गई अपनी घोषणा के अनुसार मुझे अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपके निर्णय का प्रतिरोध करना है। ऐसा मैं केवल आमरण अनशन की घोषणा करके ही कर सकता हूँ। इससे मैं नमक और सोडा सहित अथवा रहित जल के अलावा किसी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। यह अनशन समाप्त कर दिया जाएगा यदि इसके दौरान ब्रिटिश सरकार अपने निजी प्रस्ताव द्वारा अथवा जनमत दबाव के अधीन अपने निर्णय को बदल दे और दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की अपनी योजना को वापस ले ले। दलित वर्गों के प्रतिनिधि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से समान मताधिकार के अधीन चुने जाएं, भले ही वह कितना भी व्यापक हो। प्रस्तावित अनशन सामान्यतः अगले मास 20 सितंबर की दोपहर से प्रारंभ कर दिया जाएगा यदि इस बीच उपरोक्त सुझाव के अनुसार उक्त निर्णय में परिवर्तन नहीं कर दिया जाता। मैं यहाँ अधिकारियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे समुद्री तार केबल द्वारा इस पत्र का मूल पाठ आपके पास भेज दें ताकि आपको पर्याप्त पूर्व सूचना मिल जाए। लेकिन बहरहाल मैं इस पत्र के लिए इतना काफ़ी समय दे रहा हूँ कि वह मंद से मंद साधन से भी आपके पास समय से पहुँच जाए। मैं अनुरोध भी करता हूँ कि इस पत्र को तथा सर सैमुअल होर के नाम मेरे पूर्वोक्त पत्र को यथासंभव प्रकाशित कर दिया जाए। मैंने जेल के नियमों का कठोरता से पालन किया है और अपने 2 साथियों को छोड़कर अन्य किसी को भी अपनी इच्छा अथवा दोनों पत्रों की विषय वस्तु नहीं बताई है। वे साथी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्री महादेव देसाई। लेकिन मैं चाहता हूँ यदि आप इसे कर सकें कि जनमत पर मेरे पत्रों का प्रभाव पड़े, अतः मेरा अनुरोध है कि उनका शीघ्र प्रकाशन कर दिया जाए। मैंने व्यथा के साथ यह निर्णय लिया है, लेकिन धर्मपरायण व्यक्ति के नाते
मेरे पास और कोई चारा नहीं रह गया है। जैसा कि मैं सर सैमुअल होर को अपने पत्र में लिख चुका हूँ, भले ही महामहिम की सरकार परेशानी से बचने के लिए मुझे रिहा कर देने का निर्णय ले, पर मेरा अनशन जारी रहेगा, क्योंकि अब मुझे आशा नहीं है कि किसी अन्य उपाय से इस निर्णय का प्रतिरोध कर सकूँगा, और अब मेरे मन में तनिक भी इच्छा नहीं है कि सम्मानजनक ढंग के अलावा किसी अन्य उपाय से रिहाई प्राप्त करूँ। हो सकता है कि मेरा निर्णय विकृत हो और मेरी यह मान्यता पूर्णतः गलत हो कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल उनके तथा हिंदू धर्म दोनों के लिए हानिकारक है। यदि ऐसा होगा तो मैं अपने जीवन दर्शन के अन्य अंगों के प्रति न्याय नहीं कर सकूंगा। उस अवस्था में मेरा अनशन द्वारा मेरी मौत तुरंत मेरी गलती का प्रायश्चित होगी, और इस प्रकार उन असंख्य नर नारियों के मन का बोझ हल्का हो जाएगा जिनकी मेरे विवेक के प्रति बाल सुलभ आस्था है। और यदि मेरा निर्णय सही है, और निसंदेह वह सही है, तो विचारित कदम मेरे जीवन की उस योजना की पूर्ति के लिए है जिसमें मैं 25 से भी अधिक वर्षों से जी जान से जुटा हुआ हूँ, और जाहिर है कि उसमें मुझे कम सफलता नहीं मिली है। आपका स्नेही मित्र M.K. गांधी।